जय हिंद दोस्तों। आज हम आगे नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का संविधान है उसमें टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो हर एक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का नहीं होता है, 4 वर्ष का नहीं होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। 5 वर्ष का जो है केंद्र सभा का, जो केंद्र है यानी लोकसभा के सदस्यों का जो होता है कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो 2 वर्ष में उपचुनाव कराए जाते हैं। 2 वर्ष में लगा उपचुनाव कराए जाते हैं। 51 देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या वो कुल सदस्यों संख्या का 1/10 है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है कि वह धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? नहीं, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन कभी भी भारत नहीं करता है। और बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? नहीं, बहुसंख्यक मतलब कि जिसकी संख्या ज्यादा है उस धर्म का समर्थन करता है? तो नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। अल्पसंख्यक यानी जो कम समुदाय है, जो कम लोग हैं, उनके धर्म का समर्थन करता है? नहीं। जो भारतीय संविधान है, भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष है जो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट 53, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? संसदीय, देखिए संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। केवल एक को छोड़कर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार को हम लोग यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसए अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूलाधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? इनमें से कौन सा एक मूलाधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो अमेरिका, देखिए अमेरिका के संविधान से 2 या 3 चीज ली गई है। जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, जो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। या न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो अमेरिका से लिया गया है। या मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और ब्रिटेन, तो ये 3 चीज़ों से तो सिर्फ अमेरिका संविधान से नहीं हमारा संविधान विकसित होगा। इसका देखिए ब्रिटेन से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे ब्रिटेन से लिया गया है। ऊपर हम आपको बताए हैं कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। आपको ऊपर बताया है संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की बहुत ही मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। अब देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है? जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने यानी उसको सुधारने में सक्षम कौन है? तो हमारी जो संसद है जो मौलिक अधिकारों में सुधार कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो संसद के पास ऐसी शक्ति है जो किसी भी राज्य को, जो अन्य राज्य है, अन्य राज्य को हम अपने राज्य में मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकता है। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1976। 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन से वो मूल अधिकार हैं जिनको राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है तो उसके दौरान भी और निरस्त यानी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 इकलौते जो अनुच्छेद हैं जो आपातकाल लगने के बाद भी ये इसको निरस्त यानी स्थगित नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? भारत को एक संविधान देने का प्रावधान कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब डेट दिया हुआ है, 26 जनवरी 1946। 26 जनवरी 1946 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। हमारा संविधान का प्रस्तावना 26 जनवरी 1946 को बनने के लिए जो बैठक हुई थी उसी 1946 में बैठक हुई थी।
26 जुलाई 1946 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि जो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन इसके पद पर रह सकता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के अधीन नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं होता है, याद रखिएगा। चुनाव आयोग का एक अपना वर्चस्व होता है। लोकसभा अध्यक्ष, इसका भी अपना वर्चस्व होता है। जब इसको लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको चुनाव के द्वारा हटाया जा सकता है। अब देखिए महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को अपने मर्जी से रख सकता है, अपने मर्जी से हटा सकता है। चाहेगा तो 10 साल रखेगा, चाहेगा तो 10 दिन में हटा देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था। जो संविधान सभा है, संविधान सभा का जो गठन है किस मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मत कितने मत नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी जिस जमानत राशि जब्त हो जाती है, जैसे बोला जाता है ना कि जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगा आपका, तो वैसे ही तो आपको जब 1/6 मत, ऑप्शन नंबर सी, जब आपको वैध मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं होगा तो आपकी जमानत खो देंगे, यानी आप जमानत जब्त हो जाएगी। आपका जमानत राशि होती है 15,000 रुपये। 1/6 कम रहेगा, 1/6 मत से, वैध मत का 1/6 से कम रहेगा तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 62 कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकती है। जैसे कोई वित्तीय बिल है वो कब प्रस्तावित हो सकती है, केवल लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकती है। जो वित्तीय बिल है केवल और केवल एक लोकसभा में प्रस्तावित हो सकती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए, यानी 50 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। जो लोकसभा है, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम याद रखिएगा, आपको अधिकतम और न्यूनतम पूछेगा। अगर अधिकतम पूछेगा अधिकतम सीटों की संख्या तो 552 हो जाएगी, 552 हो जाएगी, और न्यूनतम पूछेगा तो 543 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिकतम पूछा है तो 552। अब भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। जो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रस्तावित किए गए थे। देखिए तो स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो देखिए एक 1947 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, किसी की स्वतंत्रता के बाद नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर सी। 1952 को प्रथम बार आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। अब 66 देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। इनमें से लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लद्दाख जो है बहुत ही सर्वाधिक लोकसभा का सीट रखने वाला इकलौता है। लद्दाख में कुछ हिस्सा जैसे पीओके को छोड़ दिया गया है, उसको जब भारत लेगा तो उसको भी शामिल हो जाएगा। लद्दाख सबसे ज़्यादा लोकसभा के सीट रखने वाला इकलौता राज्य है, इकलौता केंद्र शासित। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन है इसको हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन में इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन यानी निम्न सदन कहते हैं। अपर हाउस यानी उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। इसको अस्थायी सदन भी लोकसभा को कहा जाता है, और राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो सभी को पता है कि 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। जो भारत की भाषा है उसके साथ है 8वीं अनुसूची का संबंध। वर्तमान में भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल के संबंध में जो अयोग्यता संबंधी है और किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में तो भाषा हो गया, ये तो होगा नहीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऊपर अभी बताए हैं कि दल बदल कानून से जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है। संघ की भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज का दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था, यानी 1993 में 19वां संविधान 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इस अधिनियम से संविधान में पंचायत से संबंधी एक नया पैरा 9 जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य अन्य जीवों के अलावा एक गांव में अथवा गांव के समूह में ग्राम सभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ऐसे स्तरों पर पंचायत के पदाधिकार के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण, 3/4 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया था। पंचायत के लिए 5 साल की कार्यविधि तय करना, और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना। ये सब अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। हम नेक्स्ट, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जो संविधान सभा है उसके उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आपको हम ऊपर बताए हैं कि अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। जो अस्थायी अध्यक्ष है संविधान सभा का कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह। अभी हमको बताएं कि 6 माह के अंदर पंचायत भंग हो जाती है तो किस माह के अंतर्गत? 6 मंथ के अंतर्गत पंचायत में दोबारा चुनाव कराया जाएगा। संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेख है? जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। जो संविधान में संशोधन हम कर सकते हैं किसमें है? तो अनुच्छेद 368 में है, जो भाग 20 के अंतर्गत आता है। अगर पूछेगा कि किस संविधान संशोधन आप किस भाग के द्वारा कर सकते हैं, तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 के द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा? तो संविधान में जो संशोधन है उसकी पहल किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के किसी भी सदन में हम संविधान का संशोधन वैध मत के अनुसार कर सकते हैं। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो संविधान सभा है उसके लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप लोग मारिएगा B.R. अम्बेडकर। ये बहुत एकदम गलत आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद मारिएगा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B.N. राव जो संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे यानी डिफिसिट में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? जो भारत संविधान में जो घाटा है उसमें से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट का राजकोषीय घाटा का अधिकतम योगदान होता है। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो हम लोग बजटीय घाटा कहते हैं, नहीं बजट डिफिसिट कहते हैं, बजटीय घाटा कहते हैं।
अब नेक्स्ट, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करने का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो निष्पादन बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बजट कहलाता है, निष्पादन बजट कहलाता है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो एक लोग अब लोग मारिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो एकदम सरासर गलत आंसर है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल को पद की शपथ, आपको ऊपर हम बताए हैं कि राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहेगा जितने वर्ष के लिए रख सकता है, उसको निष्पादन ही हटा भी सकता है। तो राज्यपाल का जो शपथ है वो राष्ट्रपति ही ग्रहण कराएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? जो किसके महाभियोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल का महाभियोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसको राष्ट्रपति जब चाहेगा इसको हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऊपर हम अभी बताए हैं कि राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेंगे इसको नियुक्त कर सकते हैं, जब चाहेंगे इसको हटा सकते हैं। तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अधिकार में है? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के अंतर्गत है। मूल अधिकार के अंतर्गत है, जो भाग 3 में है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान से नहीं है? जो संविधान से हटाने का प्रावधान किसको नहीं है? अटॉर्नी जनरल तो होगा नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है ये तो होगा नहीं। अटॉर्नी जनरल को भी जब चाहे तब हटा सकता है, और उपराष्ट्रपति को भी जब चाहे तब हटा सकते हैं संविधान में। अब देखिएगा, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक लौता हो जाएगा, गवर्नर को हम लोग नहीं हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति इकलौते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महालेखा एवं नियुक्ति परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा समिति के में कितने सदस्य हैं? लोकसभा जो समिति है उसमें कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य हैं। लोकसभा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22 यानी 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सब बड़ी संसदीय समिति है? सब बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति जो है एक सबसे बड़ी नहीं, सब बड़ी यानी बड़ी से थोड़ी से छोटी, सब बड़ी यानी एस्टीमेट कमेटी है प्राक्कलन समिति। हम नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो हम आपको बताते आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक कि हमें वाक की स्वतंत्रता किसमें है यानी प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 के 1 में हमारा वाक की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर डी, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। अब नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्य करते हैं। कौन करेगा भाई? तो विधानसभा सदस्य ही नहीं करेंगे उसके अध्यक्ष के चुनाव। अब नेक्स्ट, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ए नंबर यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, 80 सीटें हैं। अब नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 जो भाग 20 में है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो संविधान संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के द्वारा। अब 370 बहुत ही चर्चा में रहा है। अनुच्छेद 370 बहुत ही चर्चा में रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध अनुच्छेद 370 में ही है। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के संबंध जो अस्थायी संबंध है वो किस में है? अनुच्छेद 370 में है। ये बहुत ही चर्चा में रहा है 370। इसका कमेंट में उसमें विस्तार जानकारी आप लोग हमें जरूर दें।
भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यूएसए से मूल कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य को कहाँ से मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑस्ट्रेलिया जो है प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से क्या लिया गया है भाई? कनाडा से क्या लिया गया है? तो ऊपर हम आपको बताए हैं, फिर आपको याद नहीं है तब से बता देते हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम बताए हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और समवर्ती सूची की धारणा को भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? जो संविधान सभा है वो अंतिम रूप से संविधान को किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था और इसी दिन लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 97 कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? जो विधान परिषद हैं उसके सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य जो है 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होती हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में उपचुनाव कराए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किस राज्य में विधान परिषद जो है उसका विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर हम विधान परिषद का विघटन कर सकते हैं। चलिए टॉप 98 क्वेश्चन हम देख लिए आज। तो हमारे चैनल तक आप लोग बने रहें और नेक्स्ट वीडियो इसका हम लोग दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाएं ज़रूर जाके। और शॉर्ट वीडियो डाउनलोड शॉर्ट देखने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टा है study.888 से। चलिए फिर से मिलते हैं नए उमंग नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।